टू ऑल द आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 2000 साल से भी पुरानी किताब, जिसमें बताया गया है कि आर्टिस्ट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप इसे अडेप्ट करते हो तो आप वैसे आर्टिस्ट नहीं रहोगे जैसे कि आज आप हो। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप डिफरेंट हो जाओगे, आप मोर फोकस्ड हो जाओगे। और वेस्ट को ये बुक की सारी प्रैक्टिसेस अपनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट को देखेंगे जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करा, उन्होंने बहुत ही वंडर्स क्रिएट करे। कैलाश टेम्पल, अजंता एलोरा केव्स, उस सब में जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे, किसी भी आर्टिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करा, किसी को मेंटल असाइलम में नहीं डाला गया, या किसी ने भी करा था, क्योंकि वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर मेडिटेशन भी है। और इंडियन आर्टिस्ट, आप जहाँ पे भी हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अपनी लाइफ में ये चीज़ों को उतारिए, ये प्रैक्टिसेस को उतारिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉलेजेस में हैं तो वो सिलेबस तो चेंज नहीं हो सकता, तो खुद से ही कर लीजिए अपनी लाइफ में ये चीज़ों को अडेप्ट। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंशियंट इंडियन गुरुज किस तरह से सिखाते थे अकॉर्डिंग टू चित्रसूत्रा। सो सपोज यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ, और आप उस गुरु के पास गए तो आप ड्राइंग सीखने के लिए हैं, लेकिन 6 मंथ्स तक यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ। संकल्प शक्ति को जगाना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट था एक इंडियन आर्टिस्ट के लिए टू रीड एंड प्रैक्टिस फिलॉसफी, ताकि आर्ट इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता था उस समय में कि उसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक फिलोसफर होने चाहिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज के टाइम में बहुत लैक कर गई हैं। अगर हम रिवाइज करेंगे आज से ही तो हो सकता है आने वाले समय में बदलाव दिखे। एंशियंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम कुछ इस तरह का था कि सबसे पहले वो ट्रेन करते थे आपके माइंड को बिफोर योर हैंड। अभी उल्टा चल रहा है, ट्रेन योर हैंड बिफोर योर माइंड। ये कैसे होता था? दे जस्ट मेक फोकस कि आपकी ऑब्जर्वेशन पहले ठीक हो। हाउ टू सी, चितवन, इसके ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है, बहुत डेप्थ में टॉक अबाउट। एंड देन द स्टिलनेस, स्टिलनेस। और अभी मन इधर है उधर है ना, स्टिलनेस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही गुरुकुल सिस्टम। देन ब्रेथ कंट्रोल, सांस के ऊपर कंट्रोल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विज्ञान भैरव में ये बहुत को एम्फसाइज किया गया। उसके बाद जाकर यू कैन ड्रॉ स्ट्रोक। दीज थिंग्स आर इन डेप्थ। ये प्रैक्टिस करके ही होगा, और ये प्रैक्टिस करोगे योर लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, स्टडी, हैप्पी, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। एंशियंट इंडियन आर्ट की प्रैक्टिस होती थी जो पहले, वो गुरुकुल में होती थी। और गुरुकुल में ये था कि शिष्य को गुरु के साथ गुरुकुल में ही रहना पड़ता था, वो सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती। तब आर्ट को एज अ हॉबी नहीं लेते थे, बहुत ही ऊपर का स्थान था इसका, मतलब बहुत ही ऊपर मानते थे इसे साधना कहते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बहुत इसे सम्मान दिया जाता था, लाइक रिस्पेक्ट। और उसमें जो प्रैक्टिसेस थी काफ़ी हार्ड थी, समग्र थी। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, जब वो पेंट, मतलब उनका ब्रश वॉल को छुए पेंटिंग करने के लिए, उससे पहले स्टूडेंट के ऊपर काम किया जाता था। उसको कहा जाता था कि अपने माइंड
और अपनी बॉडी के ऊपर काम करे, ताकि जब वो आर्ट प्रोड्यूस करे तो वो फोकस्ड हो। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है फाउंडेशन। फाउंडेशन में है ऑब्जर्वेशन और स्टिलनेस। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता था उस टाइम पे। बिफोर लर्न हाउ टू ड्रॉ, स्टूडेंट हैज़ टू लर्न टू सी। ड्रॉ करना तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले उसे सीखना पड़ता था स्टूडेंट को कि वो वो देखे कैसे। देखना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए उन्हें नेचर स्टडी करवाई जाती। मतलब आज भी भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप हमें फ़ोन बहुत तंग करते हैं, मैसेजेस एंड ऑल। लेकिन उस टाइम पे वो घंटों बिताते थे एक जंगल के अंदर या नेचर के पास, घंटों बिता देते थे। उसमें उन्हें बोला जाता था कि लोटस के जो पेटल्स हैं, उसकी पंखुड़ी हैं, उसकी शेप को देखो। और बाद में उन्हें वो जो लोटस की शेप है उससे आईज़ बनानी बताते थे। इसके अंदर ऐसे लाइन डाल के आईज़ कैसे बनाती हैं जिससे वो और ज़्यादा शांत आँखें दिखाई देती हैं। तो वो ये नेचर से ये शेप्स लेते थे। जैसे कि कमल नयन अगर बनाने हैं, जैसे विष्णु जी के नयन बनाने हैं, आँखें बनानी हैं, तो कमल के नयन बोला जाता है उन्हें। देयर आर स्टोरीज़, आप उसे पढ़ सकते हैं। देन आप नोटिस करिए एक चीज़ को कि वाटर का जो रिपल इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में उन्हें बोला जाता था कि उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि एक बूंद जब पानी में गिरती है तो एक दायरा सा बनाती है। तो इट्स वेरी पोएटिकल। और उसके बाद एक एलिफेंट की वॉक को ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला जाता था, क्योंकि आम ज़िंदगी में हम सब चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी चलती देखते हैं। कोई एलिफेंट, उसका वेट और ग्रेविटी किस तरह उसके ऊपर काम कर रही है, इसको ऑब्ज़र्व करना एक अलग ही एहसास होता था आर्टिस्ट के लिए उस समय। चित्रसूत्रा एक ही चीज़ पे एम्फसाइज करता है दैट आर्टिस्ट मस्ट नो द नेचर ऑफ ऑल थिंग्स टू कैप्चर देयर एसेंस। मतलब कलाकार को सभी चीज़ों के सार को पकड़ने के लिए उनकी प्रकृति को जानना ज़रूरी है, उनके एसेंस को समझना ज़रूरी है, वो है क्या, कैसा है। और इसी के साथ एक पार्ट है जिसमें विजुअल मेमोरी की प्रैक्टिस करवाई जाती थी उन्हें। सो उन्हें ट्रेन किया जाता था टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को पहले देखो अच्छे से, मतलब देखना मतलब वाकई में देखना। फिर उन्हें कहा जाता था क्लोज योर आईज एंड रिकंस्ट्रक्ट इट मेंटली इन अ परफेक्ट डिटेल बिफोर ड्राइंग इट। मतलब ड्रॉ करने से पहले उसे देखो, ऑब्जर्व करो, फिर आंखें बंद करो, फिर उसको अपने माइंड में रिकंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद जाके ड्राइंग आती थी। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं करवाएगा। आप इसे एक पेपर पे नोट कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिस पे ज़ोर देते थे, जिसके लिए इंडियन आर्ट फेमस है, उसकी पहचान है। आप ये कह सकते हैं द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट इज़ परफेक्ट फ्लूइड लाइंस। रेखाएं बिल्कुल परफेक्ट और फ्लो में होनी चाहिए। इसीलिए इंडियन आर्ट को एक ख़ास स्थान है, उनकी रेखाएं बहुत ज़बरदस्त और फ्लो में होती हैं। और इसके लिए ख़ास तरह की प्रैक्टिस है जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब इंडियन आर्ट लाइंस के लिए फेमस है, तो सबसे पहले बात होगी कि लाइन को ड्राइंग करने की प्रैक्टिस किस तरह से की जाती थी। फ्री हैंड स्ट्रेट लाइंस, ये उस प्रैक्टिस का मेन बेस था, जिसमें स्टूडेंट को कहा जाता था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस लगाओ, चाहे वो वुडन बोर्ड के ऊपर हो या किसी भी चीज़ के ऊपर हो, दीवार पे, कहीं नीचे सरफेस पे। तो इसके लिए बाउंड्री नहीं थी, आप चारकोल के साथ, चौक के साथ
किसी के साथ भी लगा सकते थे, बस उसमें खासियत क्या होनी चाहिए थी, दे हैड टू बी पैरेलल, एकदम पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ताकि उससे आपका फोकस पता चलता था। बाई चांस अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे बुक्स को या नोटबुक या ड्राइंग बुक्स को, तो सिंपल से सिंपल फार्मूला है कि आप, जैसे ब्रिक है, ब्रिक का पार्ट टूटा हुआ है या चारकोल का पार्ट टूटा हुआ है, आप कोई भी दीवार का सरफेस क्लीन है तो उस पर भी आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इट्स फ्री। ब्रिक के साथ भी किसी दीवार के सरफेस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कोई रफ कहीं पे ऐसे ही कोई दीवार है, इफ यू डोंट हैव एनी मनी यू कैन प्रैक्टिस आर्ट। सबसे फ्री तो ये है कि आप एक स्टिक को पकड़िए और मिट्टी के ऊपर भी आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट एक ज़ील होनी चाहिए, आप में एक आग होनी चाहिए कि आपने आर्ट करना है। तो लाइन की परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ये कैसे होगी इसकी आगे बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग पे डिस्कस करा था कि ब्रीदिंग एंड ड्राइंग का एक कनेक्शन है चित्र सूत्रा के अकॉर्डिंगली। तो चित्र सूत्रा में ब्रीदिंग वो जो जैसे योगा में करते थे उस तरह से इसे बताया गया है कि जैसे आप इनहेल करो और एक्सहेल, मतलब सांस को छोड़ते हुए लाइन को आपने ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक। फिर ये प्रैक्टिस अगर किसी के हाथ शेक करते हैं, ऐसे ऐसे कप कपाते हैं, तो वो कपकपाहट उसकी ड्राइंग, उसकी लाइंस में, ड्राइंग वाली लाइंस में कम आएगी, उसकी रेखाओं में जो वो खींचेगा उसमें कम आएगी या बहुत, मतलब आएगी ही नहीं। तो योगा वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ड्राइंग ये साधना है, नॉट जस्ट सिंपल कोई भी आर्ट, साधना। तो चित्र सूत्रा में और भी बहुत सारी गहरी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसे अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर उतारिए। आप वाकई में साधना को फील करेंगे अपने अंदर ही, जस्ट स्पिरिचुअल थिंग।